बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेयिका शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रमेयिका शब्द क्या होता है? प्रमेयिका शब्द को हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। प्रमेयिका एक क्या होती है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहां से प्रमेयिका की डेफिनेशन क्या आती है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए। सबसे पहले हम पूर्णांक मानते हैं यहाँ पर 24, एक हम क्या मानते हैं? 7 मानते हैं। अभी हम यहाँ से देखते हैं 24 और 7 में से कौन सा बड़ा है। तो 24 क्या होगा? यहाँ पर 7 से बड़ा होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? 24 को 7 से भाग देते हैं। जब हम क्या करेंगे? 24 को 7 से भाग देते हैं तो यहाँ से कितना आएगा? 7 3 कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो भागफल कितना आएगा? 3। और यहाँ पर कितना आएगा? 4 में से 1 गई, कितने आएंगे? 3। और 2 में से 2 गई, कितने आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ पर आपका क्या बचता है? शेषफल कितना बचेगा? यहाँ से 3 बचता है। और भागफल कितना होगा? यहाँ पर आपका 3 होगा। 7 को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर भाजक कहते हैं। और जो यहाँ पर 24 होगा इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर भाज्य कहते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब हम क्या करेंगे? भाज्य को भाजक से भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल और शेषफल आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 24 को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो हम यहाँ से क्या करते हैं? 24 को हम किस प्रकार लिखेंगे? 7 की हम गुणा किससे कराएंगे? 3 से कराएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा? 7 गुणा 3। और शेषफल क्या हो जाता है? इसमें ऐड हो जाता है और प्लस में कितना आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार हम 24 को 7 गुणा 3 प्लस 3 लिख सकते हैं। 7 3 कितने होंगे? 21 और 3 कितने होंगे? 24। तो यहाँ से 24 किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए फॉर्मूला क्या आता है? 24 को हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य लिख सकते हैं। 7 को हम क्या लिखेंगे? भाजक। और 3 को हम क्या लिखेंगे? भागफल। और 3 को यहाँ से हम क्या लिखेंगे? शेषफल। तो 24 को हम क्या लिखेंगे? यहाँ से भाज्य। तो भाज्य किसके बराबर होगा? 7 हमारा किसके लिए है? यहाँ पर भाजक के लिए। तो यहाँ से कितना आएगा? भाजक गुणा ऐसे कैसे 3 हमारा किसके लिए? भागफल के लिए। तो गुणा में कितना आएगा? यहाँ से भागफल। और प्लस में कितना आएगा? यहाँ से आपका शेषफल आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनता है हमारे पास, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है। जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे पास शेषफल आएगा, शेषफल आपका क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा और 0 से छोटा कभी नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा? यहाँ पर भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना आता है? 3 आता है। 3 क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और जो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से भाजक आएगा। भाजक से क्या होगा? हमेशा यहाँ पर 3 क्या होगा? इट मीन्स आपका शेषफल क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कि आपका शेषफल आता है, शेषफल हमेशा क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा कभी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। अब इस रिजल्ट को हम क्या देखते हैं? डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक है। हमने 2 धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? ए मान लिया, एक क्या मान लिया? बी मान लिया। और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए आपका क्या होगा? बी से ग्रेटर देन होगा। इट मीन्स ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा।
यदि हम क्या करते हैं, ए को बी से भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, दो अद्वितीय पूर्ण संख्या आती है। एक तो क्या आएगा, क्यू आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। एक हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से शेषफल आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया था, जब हमने क्या किया, 24 को 7 से भाग किया था, हमारे पास क्या आया था, भागफल 3 आया था और शेषफल कितना आया था, 3 आया था। तो 24 को हमने क्या लिख दिया था, यहाँ से 7 गुणा में 3 प्लस में 3, भाजक की भागफल से गुणा कराई थी और प्लस में क्या किया, शेषफल लिख दिया था। अभी हम क्या करते हैं, जब ए को बी से भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल क्या आएगा, क्यू आएगा और शेषफल कितना आएगा, आर आएगा। इसको भी हम इसी प्रकार लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, ए यहाँ पर क्या होगा, भाज्य होगा, तो ए बराबर कितना होगा, यहाँ से बी क्या होगा, भाजक होगा और क्यू क्या होगा, भागफल। बी गुणा में क्यू होगा और प्लस में आर क्या होगा, आपका शेषफल होगा। तो ए बराबर कितना आएगा, यहाँ से बी क्यू प्लस आर आएगा। और आपका यहाँ पर जो आर आएगा, आर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 के बराबर होती है या क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। और जो आपका यहाँ पर भाजक होगा, भाजक क्या होगा, बी से क्या होगी, हमेशा आर की वैल्यू छोटी होगी। यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट प्राप्त होती है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ए बराबर कितना होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। इट मीन्स भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और बी से क्या होगी, छोटी। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं या यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेते हैं, जहाँ पर क्या होगा, ए आपका बी से बड़ा होगा। जब हम क्या करते हैं, ए को बी से भाग करते हैं तो हमारे पास दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, जो कि आपकी क्यू होगी और एक क्या होगी, आर होगी। जो यहाँ पर आर प्राप्त होता है, इट मीन्स आपका शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल की वैल्यू आपकी क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और यहाँ पर भाजक से इट मीन्स बी से छोटी होगी। और हम यहाँ पर इसको ए और बी जो आप हमने क्या लिया, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, जब हम इनको भाग करते हैं तो हम इसको किस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जो यहाँ पर ए होगा, ए किसके बराबर होगा, यहाँ से बी और क्यू की क्या करेंगे, हम यहाँ से गुणा करेंगे और प्लस क्या करते हैं, हम यहाँ से आर करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, हमारा भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। जो कि आपका यहाँ पर भाज्य किससे कंपेयर किया गया, ए से, और आपका भाजक किससे कंपेयर किया गया, यहाँ पर बी से, और भागफल किससे कंपेयर किया गया, क्यू से, और शेषफल किससे कंपेयर किया गया, आर से किया गया है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम क्या देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी समस्या, इट मीन्स किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपनाई गई विधि के हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप की क्या बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग स्टेप में उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फर्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, फिर सेकंड करते हैं यहाँ से, फिर आपकी थर्ड स्टेप सोल्व होगी, फिर आपकी फोर्थ होगी, ऐसे फिफ्थ होगी, और यहाँ पर अप टू कहाँ तक होगी, एन तक होगी, जब तक आपका क्वेश्चन क्या नहीं हो जाता, सोल्व नहीं हो जाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जब भी हम किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप की क्या बनती है, एक श्रृंखला बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर आप एल्गोरिथम की क्या परिभाषा लिख सकते हैं, किसी भी समस्या, इट मीन्स किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपनाई गई विधि के अलग अलग स्टेप की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। या हम यहाँ पर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपके पास क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम चरणों, इट मीन्स जो आपकी क्या होती है, यहाँ पर स्टेप्स होती है कि एक श्रृंखला या श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, सीरीज भी कहते हैं, होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की, जो एक विशेष प्रकार की
समस्या को सोल्व करने की प्रक्रिया या विधि होती है, इसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम चरणों, इट मीन्स स्टेप्स की एक श्रृंखला, इट मीन्स क्या होगा? सीरीज की होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया होती है या विधि होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों को क्या निकालते हैं, यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। जब हम क्या करें कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के अंदर क्या होता है? आपकी अलग अलग स्टेप प्रयोग की जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ को हम क्या कहते हैं? हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के चरणों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इस एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भाग विधि या यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं। यहाँ पर C और D दो धनात्मक पूर्णांक है। C क्या होगा? यहाँ पर हम मान लेते हैं कि D से बड़ा होगा। C आपका क्या होगा? ग्रेटर देन D होगा। जब हम क्या करते हैं? C को D से भाग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। एक हमारे पास क्या प्राप्त होगा? Q प्राप्त होगा। एक क्या होगा? हमारे पास यहाँ से R प्राप्त होता है। यहाँ पर C किसके बराबर होगा? D गुणा में Q प्लस क्या होगा? R होगा। तो यहाँ से पहली स्टेप क्या आती है? स्टेप नंबर 1 आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की पहली स्टेप क्या कहती है? जो कि आपका भाज्य होगा। भाज्य किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या होगा? शेषफल। यहाँ से भाज्य कितना है? C है, भाज्य कितना है? D है, भागफल कितना है? Q है, और शेषफल कितना है? R है। तो यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप क्या आएगी? यहाँ से C बराबर क्या होगा आपका? DQ गुणा DQ प्लस में क्या होगा? यहाँ से R होगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारे पास शेषफल है, शेषफल 0 आता है या नहीं आता है। यदि शेषफल आपका इट मीन्स R की वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो यहाँ पर जो आपका D होगा, D क्या होगा आपका? यहाँ से भाजक होगा। यही आपका क्या होगा? C और D का HCF होगा। यदि यहाँ पर शेषफल आपका 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम यहाँ पर दोबारा से क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। अभी यहाँ पर क्या होगा? जो हमारे पास शेषफल था, शेषफल हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ से भाजक बन जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पर भाजक D था, ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से भाज्य बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? D को R से डिवाइड करेंगे। जब हम क्या करते हैं? D को R से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से भागफल कितना आएगा? Q2 आएगा। और यहाँ पर जो आपका शेषफल आएगा, शेषफल हमारे पास कितना आएगा? यहाँ से R2 आएगा। अब हम यहाँ पर एल्गोरिथम की सेकंड स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या आती है? जो D होगा, D किसके बराबर होगा? यहाँ से R गुणा में Q2। यहाँ से क्या आएगा? R गुणा में Q2 प्लस क्या आएगा? यहाँ से R2 आएगा। अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि जो आपका शेषफल है, यदि शेषफल हमारा 0 के बराबर आ जाता है, तो यहाँ पर आपका जो R होगा, इट मीन्स आपका भाजक होगा। यही आपका क्या होगा? यहाँ से
सी और डी का एचसीएफ होगा। यदि यहाँ पर आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो हम इस प्रोसेस को आगे तक रिपीट करेंगे। अभी यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास शेषफल R2 होगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। जो हमारे पास भाजक R था ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से भाज्य बन जाएगा। और यह प्रोसेस तब तक आपकी रिपीट होती रहेगी जब तक आपके पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब आपके पास शेषफल यहाँ से 0 आ जाता है, शेषफल इट मीन्स आपकी R की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, यहाँ से 0 आ जाती है। उस स्टेज पर जाकर आपका यहाँ पर है ना, जो भी आपका क्या होगा भाजक होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ से सी और डी का क्या होगा, यहाँ से एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर आपकी एल्गोरिथम की स्टेप तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक आपका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जिस टाइम आपका शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, उस केस में क्या होगा, जो भी आपके पास भाजक होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ से सी और डी का एचसीएफ होगा। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे हम यहाँ से मान लेते हैं, जब हमने क्या किया, R को R2 से डिवाइड किया तो हमारे पास भागफल कितना आएगा, Q3 आएगा। और शेषफल हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जब भी शेषफल 0 आएगा तो यहाँ से आपकी स्टेप नंबर 3 क्या होगी, R बराबर कितना होगा, यहाँ से हमारे पास R2 गुणा में Q3 प्लस क्या होगा आपका, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाती है। तो हमारे पास भाजक क्या होगा, यहाँ पर R2 होगा। जो यहाँ पर भाजक R2 होगा इसी को हम क्या कहेंगे, सी और डी का एचसीएफ कहेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भाजक 0 को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए किया जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है उदाहरण नंबर 1, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अभी हमें यहाँ पर क्या दी गई है, दो संख्याएं दी गई हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई है, 12576 और एक संख्या हमें क्या दी गई है, यहाँ पर 4052 दी गई है। अभी हम क्या करते हैं, 12576 और 4052 को कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या हमारे पास बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर 12576 क्या होगा, 4052 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12576 को किससे भाग करेंगे, यहाँ पर 4052 से भाग करते हैं। जब हम 12576 को 4052 से भाग करते हैं तो 4052 को एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो कि आपकी क्या आएगी, 12576 के बराबर आएगी या क्या आएगी, 12576 से छोटी आएगी। तो हम यहाँ पर 4052 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका बहुत छोटा आएगा, फिर 2 से करते हैं, फिर किससे करते हैं, 3 से करते हैं। जब हम 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा। 3 पंजे कितना आएगा, यहाँ से 15 आएगा। और 3 चौके कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा। तो 4052 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से किया। तो भागफल कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 12576 में से 12156 घटाते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 में 6 के 0 आएगी, 7 में 5 के कितने आएंगे, 2 आएंगे, 5 में से 1 गया कितने आएंगे, 4 आएंगे, और 12 में 12 के कितने आएंगे, 0 आएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका शेषफल है, शेषफल क्या होता है, 0 के बराबर नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो यहाँ से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, जो कि आपका भाज्य होता है। भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। तो हम यहाँ से देखते हैं कि भाज्य क्या होगा, आपका 12576 होगा। तो यहाँ से स्टेप नंबर 1 क्या आएगी, 12576 किसके बराबर होगा, भाजक क्या है, यहाँ से 4052 है। तो 4052 गुणा भागफल कितना होगा, यहाँ से 3 होगा, प्लस शेषफल कितना होगा, यहाँ से 420 है।
अब यहाँ से कितना आएगा आपका, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास शेषफल आएगा, शेषफल कितना होगा, 420 होगा। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से भाजक बन जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पर 4052 क्या था, पहले भाजक था, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से भाज्य बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4052 को 420 से भाग करेंगे। जब हम 4052 को 420 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करें, 420 को 9 से गुणा करते हैं। 9 पर कितना आएगा, यहाँ से 3780 आएगा। 3780 क्या होगा आपका, 4052 से छोटा। यदि हम इसको 10 पर चलाते हैं तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 4200 आएगा, जो कि आपका 4052 से बड़ा होगा। तो हमारे पास जब 420 को हमने क्या किया, 9 से गुणा किया, तो कितना आएगा, यहाँ से 3780 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 में 0 गई, कितना आएगा, 2 आएगा। 5 में से 8 नहीं जाएंगे, तो यहाँ से क्या करेगा, ये 5 क्या करेगा, एक हासिल लेगा। तो कितने होंगे, यहाँ से 15 बनेंगे। 15 में से 8 के कितने आएंगे, यहाँ से 7 आएंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे आपके, 9 बचेंगे। 9 में 7 के कितने आएंगे, 2 आएंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। 3 में 3 के कितने आएगी, 0 आएगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर भी आर की वैल्यू आपकी 0 नहीं आती है। तो यहाँ पर हम इस स्टेप को लिखते हैं। स्टेप नंबर 2 आपकी क्या होगी, यहाँ पर जो कि आपका भाज्य होगा, किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ पर 4052 बराबर किसके होगा, 420 गुणा में 9 प्लस में शेषफल कितना होगा आपका, 272। और यहाँ पर आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इस स्टेज में भी क्या होता है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फिर से रिपीट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, 420 अंदर आएगा। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 272 को 1 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 272 एकम 272 आएगा। तो यहाँ से कितना होगा, 0 में 2 नहीं जाएंगे, तो 10 में 2 के कितने आएंगे, 8 आएंगे। यहाँ पर 1 बचेगा, तो 11 में 7 के कितने आएंगे, यहाँ से 4 आएंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। 3 में 2 के कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है, अब भी 0 के बराबर नहीं आती है। तो थर्ड स्टेप क्या होगी, यहाँ से स्टेप नंबर 3, 420 किसके बराबर होगा, यहाँ से 272 गुणा 1 प्लस शेषफल की वैल्यू कितनी है, 148 है। यहाँ पर भी आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। जब तक आपकी आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 148 जो आपका शेषफल था, ये क्या बन जाएगा, भाजक। और जो 272 क्या था, भाजक था, ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 272। तो कितने पर जाएगा, यहाँ से 1 पर जाएगा, तो 148 आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 12 में से 8 के कितने आएंगे, 4। 6 में 4 के कितने आएंगे, 2। और यहाँ पर 2 में से 1 के कितने आएंगे, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। तो यहाँ से स्टेप नंबर 4 क्या होगी, 272 जो कि आपका क्या होगा, भाज्य होगा, किसके बराबर होगा, 148 गुणा 1 प्लस में 124। 148 गुणा 1 प्लस में 124। यहाँ पर भी क्या होता है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। तो यहाँ भी क्या होगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोबारा से रिपीट होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 148, तो 1 पर जाएगा 124। 8 में 4 के कितने आएंगे, 4। 4 में 2 के कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ से फिफ्थ स्टेप क्या आती है आपकी, यहाँ से स्टेप नंबर आपकी 5 आती है। स्टेप नंबर 5 क्या होगी, 148 के बराबर होगा 124 गुणा में 1 प्लस में कितना आएगा, यहाँ से 24 आएगा। तो 148 बराबर कितना होगा, 124 गुणा में 1 प्लस में 24। यहाँ भी क्या होता है, रिमाइंडर इट में शेषफल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होगी, दोबारा से रिपीट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 24 था जो आपका शेषफल था, ये भाजक बन जाएगा। जो आपका भाजक 124 था, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से भाज्य बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 को हमें ऐसी संख्या है गुणा करना है कि आपकी 124 के बराबर आए या इससे छोटी आए। तो 24 को हम किससे गुणा करते हैं, 5 से करते हैं। तो यहाँ से 5 चौके कितने होंगे, 20। 20 के 0 हासिल 2 लगे, 5 दूनी 10 और 2 कितने होंगे, 12। तो 24 पंजे कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में है 0 गई, 4 आएगा। 2 में 2 गई 0 और 1 में से 1 गई, कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना आता है, 4 आता है, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आपकी
स्टेप नंबर 6 कितनी आएगी, 124 किसके बराबर होगा, यहाँ से 24 गुणा में 5 प्लस में 4, 124 बराबर 24 गुणा में 5 प्लस में शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर क्या होती है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, तो दोबारा से क्या होगी, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रिपीट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका शेषफल 4 आता है ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ से भाजक बन जाएगा। और जो आपका यहाँ से क्या था, भाजक था जो कि आपका 24 था, ये आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं। भागफल कितना आएगा, 6 आएगा, और 24 में 24 जाएंगे 0 आएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर 0 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसके लिए अगली स्टेप लिखते हैं यहाँ पर, जो कि आपकी क्या, यहाँ पर स्टेप नंबर 7 आती है। 24 किसके बराबर होगा, 4 गुणा में 6 और प्लस में कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से 24 बराबर किसके होगा, 4 गुणा में 6 प्लस में 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, आर इट मीन्स रिमाइंडर या शेषफल आपका क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। जहां पर शेषफल 0 के बराबर आ जाता है, यहाँ पर यह प्रोसेस क्या हो जाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है, इट मीन्स स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर इस केस में जो भी आपका, या इस स्टेज पर जो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर भाजक होगा, वही आपका क्या होगा, यहाँ से 12,576 और 4,052 का क्या होगा, HCF होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं HCF 12,576 और 4,052 किसके बराबर होगा, हमारे पास यहाँ से 4 के बराबर होगा। तो आंसर कितना आता है, यहाँ से 4 आता है। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उदाहरण नंबर 2। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अभी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो आपके पास प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होता है वो आपका 2q के रूप का होगा, और प्रत्येक आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो क्या होगा, आपका 2q + 1 के रूप का होता है। क्योंकि यहाँ पर 2q के साथ क्या होगा, यहाँ पर 2 के गुणनखंड बनते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, 2q + 1 के गुणनखंड नहीं बनते हैं। जहाँ पर आपके 2q के गुणनखंड बनते हैं वहां पर आपका कोई भी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, समपूर्णांक के रूप का होता है। जहाँ पर गुणनखंड नहीं बनते वहां पर क्या बनेगा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप का बनता है। अभी हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। यहां से हमारे पास क्या होगा, 2q + 1 दिया है। जब हम क्या करेंगे, यहां से रफली करना है, ये बड़ा 2q + 1 को यहाँ से क्या करते हैं, हम bq + r से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, q आपका q के बराबर होगा, और r की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 आएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर a को हम 2 से भाग देते हैं। जब हम क्या करेंगे, a को 2 से भाग करेंगे, a को 2 से भाग करने पर हमारे पास यहाँ पर 2 पूर्णांक आएंगे, जो कि आपका क्या आएगा, एक तो आपका q आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। एक हमारे पास क्या आएगा, शेषफल आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, r कहेंगे। जो भी यहाँ पर r की वैल्यू आती है, r की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, 0 से तो बड़ी होगी। r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपकी, 0 से तो बड़ी होगी या 0 के क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी। और आपकी यहाँ पर क्या होती है, जो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, भाजक होगा, भाजक से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। तो 2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर r की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और 2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इट मीन्स यहाँ से r की वैल्यू आपकी क्या क्या आ सकती है, यहाँ पर या तो 0 आएगी या 1 आएगी। इट मीन्स आपकी 2 से छोटी आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, जो आपका भाज्य होगा, भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक गुणा में भागफल प्लस में क्या आएगा, शेषफल। तो यहाँ से भाज्य कितना होगा आपका a बराबर क्या होगा, जो आपका भाजक होगा, भाजक कितना होगा यहाँ से 2 और भागफल कितना होगा आपका यहाँ से q होगा और प्लस शेषफल कितना होगा यहाँ से r होगा। तो यहाँ पर a बराबर 2q प्लस r, ये वाली क्या होगी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। तो यहाँ पर इसको हमने मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो यहाँ पर आपके पास r की वैल्यू क्या 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 हो सकती है, 2 से छोटी होगी और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, 0 के बराबर होगी। तो इट मीन्स क्या होगी, r की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a के संभव मान ज्ञात करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर a होगा, a के हम क्या करेंगे, संभव मान क्या क्या आ सकते हैं वो ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में r की वैल्यू क्या रखें, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर जब हम r की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, a बराबर 2q प्लस 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ से क्या आएगा, a बराबर 2q आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में 1 रखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर जब हम r की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, a बराबर 2q ऐसे कैसे, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो प्लस में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर a के दो संभव परिणाम आते हैं, क्या क्या आते हैं, a बराबर कितना आएगा आपका, एक तो 2q के बराबर आएगा, दूसरा कितना आएगा आपका a बराबर 2q प्लस 1 के रूप का आएगा। यहाँ पर यदि हमारे पास क्या होगा, यदि a बराबर 2q होता है तो उस केस में आपका क्या होगा, तब यह एक सम संख्या होगी। सम संख्या यहाँ पर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 2 होता है, 2 के क्या बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 के गुणनखंड बनते हैं। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या सम हो सकता है या क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो भी धनात्मक पूर्णांक आता है या तो वो सम हो सकता है या क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। इसलिए यहाँ पर a बराबर 2q प्रति एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर a बराबर 2q क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक होगा। इसलिए प्रति एक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा और प्रति एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां पर q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अभी आपको क्या करना है, कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, इसको दर्शाना है, और जहां पर q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, माना a एक धनात्मक
विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 होगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 क्यों आती है? जब हम क्या करते हैं 4³+1 या 4³+3 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करते हैं, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास a बराबर b³ + r आता है। तो यहाँ पर हमारा q तो आपका q से कंपेयर होगा और r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 होगी और b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ से 4 आएगी, इसलिए b की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर 4 आती है। जब हम क्या करेंगे a को 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो पूर्ण संख्याएं आती है, एक आपका भागफल q आएगा, एक क्या आएगा यहाँ से शेषफल आपका r आएगा। और जो आपका r आएगा, r की वैल्यू आपकी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती है, या तो r की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी या 0 से क्या होगी बड़ी होगी। और आपका यहाँ पर क्या होता है भाजक होता है, भाजक से क्या होती है हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर इस केस में भाजक क्या होगा आपका 4 होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी 4 से छोटी होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो r की वैल्यू आएगी इट मीन्स आपकी शेषफल आएगा या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा और 4 से क्या आएगा छोटा आएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या क्या आएगी, या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या क्या आएगी 3 आएगी, 4 नहीं आएगी क्योंकि 4 से छोटी आएगी। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। तो यहाँ से क्या आएगा a बराबर 4³ + r आएगा। a क्या होगा यहाँ पर भाज्य होगा, भाजक क्या होगा यहाँ पर 4, भागफल कितना होगा यहाँ से q होगा और शेषफल कितना होगा यहाँ से r होगा। इसलिए आपका क्या आएगा a बराबर क्या आएगा 4 गुणा में q और प्लस में क्या आएगा यहाँ से r आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं a बराबर 4³ + r को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास r की वैल्यू क्या क्या आएगी, या तो r की वैल्यू 0 होगी या क्या होगी 1 होगी या 2 होगी या क्या होगी 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपका r क्या होता है या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है और आपका क्या होता है भाजक से छोटा होता है। भाजक क्या है यहाँ पर 4 है, तो इसलिए r की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 1 2 3 आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं a के संभव मान निकालते हैं। जब हम यहाँ पर a के संभव मान निकालते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे r की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से क्या होगा a बराबर 4³ + r की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो a बराबर कितना आएगा यहाँ से 4q आएगा। एक आपका संभव परिणाम a का क्या आएगा a बराबर 4q आएगा। अब हम क्या करते हैं r की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर तो यहाँ से क्या आएगा a बराबर 4q और यहाँ पर r की जगह हम क्या रखेंगे अब 1 रखते हैं। तो यहाँ से a का संभव परिणाम कितना आएगा 4q + 1 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ से समीकरण 1 के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर r की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 क्या हमारे पास a बराबर 4q + r की वैल्यू कितने रखेंगे, अब यहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर a का तीसरा संभव परिणाम क्या आएगा 4q + 2 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा 4q + 3 आएगा। a का फोर्थ वाला संभव परिणाम क्या आएगा 4q + 3 आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका 4q a का संभव परिणाम आएगा और एक क्या आएगा 4q + 2 आएगा। 4q और 4q + 2 के क्या बनते हैं यहाँ पर गुणनखंड बनते हैं। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर 4q को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब हम 4q में से 2 को कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुणा में 2 क्यूब बनेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 क्यूब प्लस 2 को क्या करते हैं, हम गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पर 4 क्यूब प्लस 2 किसके बराबर होगा, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 2 क्यूब प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 के क्या बनते हैं, यहाँ पर गुणनखंड बनते हैं। इसलिए यह क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 क्या होगा आपका, कभी भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 से क्या होता है, विभाज्य होता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, आपके समपूर्णांक होंगे, धनात्मक समपूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्योंकि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि हमने मान रखा है, इसलिए यह 4 क्यूब या 4 क्यूब प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य होते हैं। तो यहाँ पर 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 क्या होंगे, 2 धनात्मक समपूर्णांक होंगे। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक चार क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास a बराबर 4 क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर a बराबर 4 क्यूब प्लस 3, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। और यहाँ पर a बराबर 4 क्यूब और a बराबर 4 क्यूब प्लस 2, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक होंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी धनात्मक समपूर्णांक या विषम पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मिठाई विक्रेता है जो मिठाई को बेचने वाला होता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 क्या है वहां पर बादाम की बर्फियां हैं। वो क्या करना चाहता है, ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या तो क्या रहेगी, समान रहेगी, और ये डेयरियां बर्फी की प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरती है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो उदाहरण नंबर 4 को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डेयरियां बर्फी की प्रांत में क्या करती है, न्यूनतम स्थान घेरती है। इसलिए प्रत्येक डेयरी में क्या होगा, बर्फियों की संख्या तो क्या होगी, अधिकतम होनी चाहिए, और प्रत्येक डेयरी बड़ी से बड़ी बने और डेयरियों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर कम से कम बढ़नी चाहिए, और क्या होगा, यहाँ पर स्थान कम से कम घेरे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या हमने किसके बराबर मान ली, यहाँ पर HCF, इट मीन्स आपका क्या होगा, मैथ्स समापवर्तक होगा किस किस का, 420 और 130 का। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 420 और 130 का HCF निकालते हैं, जो भी यहाँ पर हमारा HCF आएगा वही आपका क्या होगा, यहाँ से प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका 420 होगा और यहाँ पर 130 होगा, 420 क्या होगा, 130 से बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 420 को 130 से क्या करेंगे, भाग करेंगे।
जब हम 420 को 130 से भाग करते हैं तो हम यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर पहले 1 पर चलाते हैं, फिर 2 पर, फिर कितने पर, 3 पर। तो यहाँ से 3 से करते हैं हम, 3 0 0 आएगी, और 13 गुणा 3 कितने होते हैं, यहाँ से 39 होते हैं। तो कितना आएगा, 390 आएगा। तो यहाँ से 0 में 0 गए 0, 2 में 9 नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेगा, एक हासिल लेगा। तो 12 में 9 गए कितने आएंगे, 3, और 3 में 3 गए कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर नहीं आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या आएगी, जो आपका क्या होता है, भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ से हमारे पास भाज्य किसके बराबर है, 420 बराबर कितना होगा, 130 गुणा में 3, और प्लस में शेषफल कितना होगा, यहाँ से 30 होगा। और यहाँ पर क्या होता है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। जहां पर आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा से लगाते हैं, जो कि आपका यहाँ पर शेषफल होगा। ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से भाजक बन जाएगा। जो आपके पास भाजक था 130, ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 130 को हम क्या करेंगे, 30 से भाग करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, जब हम 30 को किससे गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 0 में 0 गए 0, 3 में 2 गए कितने आएंगे, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की स्टेप नंबर 2 कितनी आएगी, यहाँ से 130 किसके बराबर होगा, 30 गुणा में 4, और प्लस में कितना आएगा, यहाँ से 10 आएगा। 130 बराबर 30 गुणा में 4, और प्लस कितना आएगा, 10। यहाँ पर क्या होता है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या दोबारा से प्रयोग करेंगे। यहाँ पर शेषफल कितना है, 10 है, ये क्या बन जाएगा, भाजक। और यहाँ पर जो भाजक 30 था, ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 10 30 कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो यहाँ पर 30 में 30 की कितनी आएगी, 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की थर्ड स्टेप क्या होगी, यहाँ से स्टेप नंबर 3, 30 किसके बराबर होगा, 10 गुणा में 3, और प्लस में कितना आएगा, 0। तो 30 बराबर कितना आएगा, 10 गुणा में 3, और प्लस में कितना आएगा, 0। यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 0 के बराबर आ जाती है। जब भी रिमाइंडर इट मीन शेषफल 0 आ जाता है, उस स्टेज में क्या होता है, जो आपका भाजक होता है वही आपका क्या होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 420 और 130 का एचसीएफ क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एचसीएफ किस किस का, 420 और 130 का किसके बराबर होगा, आपका 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या मान रखा था कि प्रत्येक डेयरी में जो भी आपके पास क्या थी, बर्फियों की संख्या थी, वो हमने क्या मान रखी थी, एचसीएफ मान रखी थी 420 और 130 का। जो भी आपका 420 और 130 का एचसीएफ आएगा वही आपका क्या होगा, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या किसके बराबर थी, एचसीएफ किसका, 420 और 130 का। तो यहाँ से प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ पर आपके सभी के सभी एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।